तो शुरू करें जी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास प्रैक्टिस है जी। क्वेश्चन है ग्लैम कंपनी का, और कल मैंने आपको कहा था इसको आपने गो थ्रू करके आना है, पढ़ के आना है ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व भी कीजिएगा। इसको मैं क्विकली ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ आपके साथ। वो कह रहा है ग्लैम कंपनीज हेयर ड्रेसिंग सैलून विच प्रोवाइड्स बोथ कट्स एंड ट्रीटमेंट्स टू द क्लाइंट्स। आप इसके ट्रीटमेंट और कट्स की सर्विसेज दे रहे हैं। All cuts and treatments at the saloon are carried out by one of the saloon's 3 senior stylists. 3 senior stylists हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। The saloon has also 2 saloons assistants and 2 junior stylists. उसके साथ साथ 2 saloon assistants हैं और 2 junior stylists हैं। Every customer attending the saloon is first seen by saloon assistant who washes their hair, next by senior stylist who cuts or treats the hair depending on which service the customers want. Then finally a junior stylist who dries their hair. ठीक है जी, ये सारा उसने एक प्रोसेस आपको बताया हुआ है, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कैसे की जा रही हैं। और ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको एक उसने एक एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन से वो आपको ये एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि यार ये देखो इस तरह के बिजनेस में इस तरह की सर्विसेज होती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं एवरेज लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंट विद ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ इज एज फॉलोज। कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं इसमें? असिस्टेंट जो है 0.1 आवर्स फॉर कटिंग, कट हेयर के लिए 0.1 आवर है, 0.3 आवर्स हैं। सीनियर के लिए 1 आवर है और 0.6 है। यहाँ पे भी ट्रीटमेंट के आवर्स दिए हुए हैं। उसके बाद वो कह रहा है जी द सलून इज ओपन फॉर 8 आवर्स ईच डे फॉर 6 डेज पर वीक। 6 दिन है, 8 आवर्स डेली हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे 48 आवर्स बनेंगे पर वीक, राइट? ऐसे ही है ना। इट इज ओनली क्लोज फॉर 2 वीक्स ईच ईयर। 2 हफ्ते के लिए बंद होगा। इसका मतलब है कितने दिन के लिए क्लोज होगा? 12 दिन के लिए, 12 डेज ऑफ होगा, राइट? Staff salaries are $40,000 each year for each senior stylist, $28,000 for each year junior stylist, and $12,000 each year for each of the assistants. The cost of cleaning products applied when washing the hair is 1.5 per client. ये किसके लिए? Washing के लिए. The cost of all additional products applied during the treatment is 7.4 per client. ठीक है जी। उसके बाद अदर सैलून कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर एंड रॉ मटेरियल अमाउंट टू 106,400 ईच ईयर। जी कंपनी चार्जेस $60 फॉर ईच कट एंड 110 फॉर ईच ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद द सीनियर स्टाइलिस्ट टाइम हैज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज द बॉटलनेक, यानी कि सीनियर स्टाइलिस्ट का जो टाइम है, अगर हम देखें तो सीनियर स्टाइलिस्ट का जो टाइम था वो ये था ना, ये वाला। ये हमारे लिए क्या है? ये बॉटलनेक है, यानी कि ये लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी। व्हाट इज द एनुअल कैपेसिटी ऑफ द बॉटलनेक एक्टिविटी? आपने एनुअल कैपेसिटी निकालनी है फॉर द बॉटलनेक कैपेसिटी। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास पर वीक जो है हमारे पास कितने घंटे बन रहे हैं? 48। और नॉर्मली हमारे 2 वीक्स ऑफ होते हैं। टोटल जो है 52 वीक्स होते हैं पूरे साल के अंदर, एग्रीड? उसमें से 2 वीक्स ऑफ हो गए, ठीक है, यही बनते हैं ना। तो कितने बाकी बचे? 50 वर्किंग वीक्स है। यूके के अंदर ना 50 वर्किंग वीक्स कंसीडर होते हैं। हम ये कहते हैं कि 50 वर्किंग वीक्स के लिहाज से हमने जो सैलरीज भी कैलकुलेट करनी होती है ना एज अ पेरोल मैनेजर या अकाउंटेंट, तो वी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 50, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि अगर हमने इसके आवर्स निकालने हैं सीनियर स्टाइलिस्ट के, तो 50 वीक्स हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं कि हमारे पास 8 आवर्स हैं पर डे के हिसाब से, और कितने दिन हम काम करें? 6। तो कितने घंटे बनते हैं? 2400 आवर्स बनते हैं, राइट? समझ आ रही है बात? अब मुझे बताएं कि कितने हमारे पास जो हैं सीनियर कितने हैं? सैलून्स हैज़ 3 सीनियर स्टाइलिस्ट। इसका मतलब है कि अगर हम ईयरली देखें तो तीनों के लिए घंटे कितने होंगे? 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7,000
7,200 आवर्स, यही है 7,200 आवर्स, राइट जी। अब अगर हम देखें तो जी हमारे पास कितने आप कट जो है वो हैं आपके 1 आवर लेते हैं एक कट के लिए, ऐसे ही है। तो अगर आपने इसका निकालना है 7,200 आवर्स हैं एंड फॉर 1 कट यू टेक, सॉरी ये आवर्स हैं, 1 आवर, तो इतने में इसका मतलब है कितने कट्स आप करेंगे, 7,200 कट्स करेंगे और 7,200 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो कितना आता है जी आंसर, 1.5 से 4,800 आता है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर होगा, 40। क्लियर होगी बात। इसके अंदर हमने सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर निकालना था, उसके आवर्स निकालना था। तो ये इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये आपका टीपीआर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ टीपीआर क्या होता है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो उसी के साथ रिलेट कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉटलनेक इफ द सैलून एम्प्लॉयड अनदर सीनियर स्टाइलिस्ट। वो कहता है कि अगर हम एक और सीनियर स्टाइलिस्ट को हायर कर लें तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है जी, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसको 19 को हैंडल करने के लिए ना हमें सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने कहा द सीनियर स्टाइलिस्ट टाइम विल बी बॉटलनेक फॉर कट्स ओनली, द सीनियर स्टाइलिस्ट टाइम विल बी बॉटलनेक फॉर ट्रीटमेंट्स ओनली, द सीनियर स्टाइलिस्ट टाइम विल रिमेन द बॉटलनेक फॉर बोथ कट्स एंड द ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम एक और स्टाइलिस्ट को हायर कर लें, इसका मतलब है जहाँ पे पहले 3 थे वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एग्रीड। जब 4 होंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या अभी भी वही बॉटलनेक होगा या बॉटलनेक नहीं होगा। देयर विल बी नो लॉन्गर बी अ बॉटलनेक। अगर आप इसके आंसर की तरफ आएँ, इसकी जो सजेस्टेड आंसर है उसने इसको न्यूमेरिकली प्रूव किया हुआ है। रिक्वायरमेंट कौन सी थी, ये 19 क्वेश्चन था, 19 था ना। ये देखिएगा, सबसे पहले तो उसने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी निकाली हुई है फॉर ईच एक्टिविटी। ये असिस्टेंट्स जो हैं ये कितने कट्स कर रहे हैं जी, 48,000। 48,000 को हमने कैसे निकाला था, 48,000 कट्स कैसे निकाले हैं, ज़रा एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ना साइड बाई साइड आंसर को ओपन कर लूँ ताकि आप उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो सामने आमने देख सकें। एक तरफ डाटा हो और एक तरफ हमारे सामने क्वेश्चन हो। 19 है ना ये वाला क्वेश्चन, इसका डाटा ये ऊपर दिया हुआ जो अभी हमने बात की थी यहाँ पे। अब हमने पहले निकाले थे जी, कितने थे, 7,200 थे ना, याद है कि नहीं। इसका जरा आप देखिएगा कि इसने 48,000 कैसे कैलकुलेट किए होंगे, बताएं मुझे। ये 48,000 कट जो निकाले हुए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर, ये कैसे निकाले होंगे। हाँ जी, आपने ये जो निकाला है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो इसने जो हमारे पास आवर्स थे, कितने आवर्स थे जी हमारे पास, 7,200 आवर्स थे ना, 7,200 आवर्स हैं, राइट। और हमने ये कहा कि जी कितने कट्स हैं हमारे पास, कितना कट हमने करना है, 7,200 कट्स करेंगे और इसकी बेस पे ना सीनियर स्टाइलिस्ट के टाइम के ऊपर, राइट जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा एक इन्फॉर्मेशन को क्विकली ज़रा गो थ्रू कर लें ताकि जो है ना वो हमें चीज़ों का पता चलता जाए। उसने यहाँ पे निकाले हुए हैं जी 7,200 और 4,800 कट्स के लिए ये है और 4,800 है हमारे लिए जो ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के लिए हमने इसने कहा इफ अनदर सीनियर स्टाइलिस्ट इज एम्प्लॉयड दिस विल मीन दैट अवेलेबल आवर्स विल बी 4 × 2,400
इज इक्वल टू 9600। ये कैसे कैलकुलेशन हुई होगी? 4 इंटू 2400, 4 आपके आ जाएंगे बंदे, पहले 3 थे अब 4 हो गए। और ये जो 2400 है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था? 50 इंटू 8 इंटू 6, तो ये 2400 बनते हैं। तो इसका मतलब है अब कितने घंटे हो गए? 9600। 9600 डिवाइड बाय 1 आवर करेंगे तो 9600 कट्स होंगे। एग्रीड? और ट्रीटमेंट कितने होंगे जी? 9600 डिवाइड बाय 1.5, दैट विल बी 6400 ट्रीटमेंट्स। ठीक है। As a result, the senior stylist will still be the bottleneck activity for the treatment, but for the cuts, the bottleneck will now be the junior stylist, as they can only do 8000 cuts compared to the senior stylist। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इसने जो इसकी कैलकुलेशन की हुई है ना, मुझे इसको अगर हम असिस्टेंट की बात करें, ये सीनियर स्टाइलिस्ट की तो हमने ये निकाल ली है ना, 7200 निकाले थे पहले, और ये कितने निकाले थे? 4800। आप जरा इसका निकालिएगा, असिस्टेंट का, असिस्टेंट्स का निकालें कि इसके कैपेसिटी कितनी बनती है, यानी कि कितने कट करेगा असिस्टेंट और कितने कट करेगा, कितने ट्रीटमेंट देगा असिस्टेंट्स, निकालें जरा। उसी पैटर्न पे आपने कैलकुलेट करना है। 7200 और 4800 तो हमने निकाला हुआ है सीनियर के लिए, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अभी हम कैपेसिटी बढ़ा के कितना हो जाएगा वो उसने निकाला हुआ है, 9600 कट्स हो जाएंगे और 6400 ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। किसके अंदर? 8000 कट्स ये जूनियर के लिए हैं, आपने उनका टाइम देखना है, उनका टाइम कितना कितना लग रहा है। ये देखें कितने हैं हमारे पास जूनियर है, कितने सीनियर है, असिस्टेंट कितने हैं, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखें जरा, यहाँ पे देखें असिस्टेंट्स कितने हैं? सेकेंड लाइन में द सलून हैज 2 सलून असिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं जी? 8 आवर्स 5 डेज 50। मुझे बताएं कितना आएगा? 6 डेज हैं हमने पहले, हाँ जी 6 डेज, 4800 आता ना, 4800 को डिवाइड करें ना 0.1 से तो 48,000 ही आएगा ना। आप समझ आइए कैसे निकालना है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने हमारे पास असिस्टेंट हैं? 2। कितने घंटे काम कर रहे हैं पूरे साल में? 2400, ठीक है ना। तो उसको अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 0.1, एक कट को कितना टाइम लगता है? 0.1 आवर। तो इसका मतलब है कि 48,000 कट्स किए होंगे इसने। उसके बाद ट्रीटमेंट कितने किए होंगे? 16,000। उसने क्या किया हुआ है, हर एक का ना टाइम कट्स लिखे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे 48,000 है, 7,200 है और 8,000 है। ये जो लाइन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दिस विल गिव देम कैपेसिटी टू डू 9,600 कट्स। अगर एक और सीनियर आ जाए तो 7,200 की बजाय कितने कट्स करेगा? 9,600 और 6,400 ट्रीटमेंट देगा। एज अ रिजल्ट द सीनियर स्टाइलिस्ट विल स्टिल बी द बॉटलनेक एक्टिविटी फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। अब ट्रीटमेंट की क्यों है, अगर आप गौर से देखें तो अगर इवन दो के हम 6,400 भी डाल दें यहाँ पे, प्लीज बातें ना करें उजामा, यहाँ पे अगर आप फिर भी 6,400 डाल लें ना तो ये लोएस्ट होगा। आप कंपेयर करें, अगर आपको पेपर में ये पूछ लेता है कि यार बताओ कौन सा बॉटलनेक है, तो आप बॉटलनेक वो उठाएंगे जो सबसे लोएस्ट वाला होगा। सबसे कम जो काम हम कर रहे हैं वो किसका है मुझे बताएं। इसमें ट्रीटमेंट में सबसे कम काम किसका है? 16,000 है, 4,800 है, 9,600 है, 4,800 है। अगर एक बंदा और भी डाल लें 4800 की जगह कितने और आ जाएंगे? 6,400 ट्रीटमेंट आ जाएंगे। फिर भी तो लोएस्ट ही होगा ना, कि नहीं? अंडर 3 कैटेगरीज। मोहसिन भाई समझ आ रही है? अगर आप 4800 को डबल 6,400 पे भी ले जाएंगे ना, फिर भी ये लोएस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब है कि अभी भी
सीनियर स्टाइलिस्ट जो है वो कम से कम एक्टिविटी कर रहे हैं अंडर द गिवन आवर्स। आवर्स सारों के सेम है भाई, आवर्स सारों के सेम है, लेकिन टाइम जो लग रहा है ना वो डिफरेंट है। आवर तो पूरे साल में 50 के लिहाज से ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहे। अब मुझे बताएं 7200 की जगह अगर हम 9600 पोस्ट कर दें, अब कट का टाइम जो है वो कटिंग का जो टाइम है ना वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा? अब जूनियर स्टाइलिस्ट का टाइम होगा 8000 वाला। जो सबसे कम होता है ना वही लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, जिसकी डिमांड सबसे कम होगी वही लिमिटिंग होगा ना, वही कंस्ट्रेंट है। यानी कि हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। दिस इज द लोएस्ट वन। ओके जी, तो इसलिए इसका आंसर बी उसने बनाया हुआ, बी आंसर। ओके, अब जरा आए थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की वो बात कर रहा था, आखिरी जो इसने यहाँ पे बात की हुई है। इसका आंसर क्या बनता है जी? इसका बी बनता है फॉर द ट्रीटमेंट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए इसको प्रूव करने के लिए उसने पूरी कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं। Which of the following regarding the theory of constraints are correct? कल मैंने आपको theory of constraints पढ़ाई थी, इसका आंसर क्या बनता था? किया था इसका theory of constraint का। इसका आंसर इसने A बनाया हुआ है। A को मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, 1 and 2 है। It focuses on identifying stages of congestion in a process with when production arrives more quickly than the next stage can handle. Which of the following statement regarding the theory of constraints are correct? It focuses on identifying the stages of congestion in the process. Stages of congestion का मतलब होता है कि कितना आपके ऊपर वर्कलोड है, यानी कि काम का कितना प्रेशर है। When production arrives more quickly, कि अगर आपकी प्रोडक्शन जल्दी हो जाए तो then the next stage can handle it. It means कि ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? कंस्ट्रेंट की बात कर रहा है। कई दफ़ा हमारे पास ना प्रोडक्शन के ऑर्डर ज़्यादा आए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से हमारी क्या होता है? प्रोसेस लेट हो जाता है। प्रोसेस जब लेट होगा तो वो क्या बन जाएगा? कंस्ट्रेंट बन जाएगा। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज 3 की फैक्टर्स, थ्रूपुट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री। यही तो हमने बताए थे ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरा, इट यूजेस अ सीक्वेंस ऑफ फोकसिंग स्टेप्स टू ओवरकम अ सिंगल बॉटलनेक। उसके मुताबिक तो एक बॉटलनेक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। एक सही होता है, फिर दूसरा आ जाता है। It can be applied to the management of all limiting factors. जरूरी नहीं है, both internal and external. External limiting factor को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लिमिटिंग फैक्टर्स को ये हम जो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं ना, ये सिर्फ हम उन फैक्टर्स के लिए बनाते हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। समझ आई? अब आपकी बिजली नहीं है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बस में है क्या? आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए? नहीं। आपकी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बढ़ गई है, ठीक है। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए इसने पहला और दूसरा ऑप्शन इसने सही बनाया हुआ है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन ना आपने अच्छे तरीके से 1-2 दफा करना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, YAM कंपनी का। कौन सा क्वेश्चन आपने करना है? YAM, YAM। ट्राई किया था, वो इससे आसान है। YAM कंपनी, उसके अंदर वो था ना फोल्डिंग, वो बेंडिंग और प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग और रोलिंग, ऐसे ही था ना। उसमें आपने लिमिटिंग फैक्टर ढूंढना था। ये उसी पैटर्न पे है। वो आप लोएस्ट वाली एक्टिविटी उठाएंगे, जहां पे लोएस्ट होगी वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा। जो कम से कम आप कम काम कर रहे होंगे वही लिमिटिंग फैक्टर है। जो भी चीज शॉर्टेज में होगी ना यार, याद रखो, जो कम तादाद में होगी वही हमारी लिमिटेशन होगी। ओके, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप जरूर देखिएगा। लें जी, अब आते हैं इसकी TPR के ऊपर, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर, जो हमारा आखिरी हिस्सा था इसका। आज ये आपका 20% के करीब तकरीबन सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक के बाद। 20% की बात करूं, 30 तक खाली 20% ही रखिएगा, 30 के बाद नहीं ये अब, लेकिन बात ये यार देखो, वो भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमने अपना ख़त्म करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है टाइमली।
अभी तो यार आपका एक एक करके दे रहे हो, आगे चल के तो अच्छा एक इकट्ठे होना डेट तो बंदा उसका कैरी ऑन कर लेते, जो बीच में एक चल रहा है, एक अजीब से टाइम है वो चलो आप अभी तो कंसंट्रेट कर सकते हैं ना अप टू जब तक छुट्टियां आती हैं। ये साथ साथ चलाएंगे जो जो डेली का काम डेली करते रहो बस। इसको आपने घर जाके 1.5-2 घंटे देने हैं, इससे ज्यादा तो नहीं देने। 2 घंटे बस सर बचते हैं टाइम नहीं बता रहा 11-12 बज जाते हैं, तो बारी यहाँ से 6 बजे तक होते हैं। अच्छा जी, लें जी स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक है जी हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जिसको बोलते हैं। अब जरा ध्यान से समझना है, ये इसके बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ लेता है आपसे, ठीक है? एमसीक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, तो ध्यान से जरा सीखिएगा, समझिएगा। नहीं अभी बाद में। परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखें, जब हम अपनी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हम रेशियो से हेल्प लेते हैं, एग्रीड? जैसे आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के चैप्टर्स पढ़े थे ना, रेशियोज निकालनी थी, उसको चेक किया था कि रेशियोज बढ़ रही हैं कम हो रही हैं। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहता है टीपीआर इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेशियो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, ये रेशो सिंपल एक बात है, ये रेशो दो चीज़ों का कंपैरिजन है, एक कंट्रीब्यूशन का विद फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको ये कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगा ना फिक्स कॉस्ट से तो आप प्रॉफिट में होगे, और अगर कंट्रीब्यूशन कम है फिक्स कॉस्ट से तो आप किस में होगे? लॉस में होगे। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू थिंग्स, वन इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन विद द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ आ रही बात? इसका अगर सबसे पहले फॉर्मूला देखें, क्या फॉर्मूला है टीपीआर का? रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का मतलब है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आपको कल मैंने दिखाया था ना कि हम रैंकिंग कैसे करते हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना सिखाया था। तो अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग अप्रोच हम एक स्टेप करते थे, क्या करते थे? थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसका जो नॉमिनेटर है ना वो वही है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर से मुराद क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसके अंदर हमारे लेबर भी आ जाती है और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, राइट? अच्छा, अब ये रेशो अगर हमारी एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, और अगर ये रेशो एक से कम है तो हमें इस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहिए। यानी कि ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने कल एक रैंकिंग की भी बात की थी। हमने कहा था कि जो हाईएस्ट टू लोएस्ट होगी ना, हम उसकी बेस पे रैंकिंग करेंगे, याद है कि नहीं? अच्छा, कई जगह पे हम टीपीआर के बेसिस पे रैंकिंग कर रहे होते हैं, और टीपीआर का एक क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू 1। इक्वल से 1 से मुराद ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो इट मींस के प्रोडक्ट इज वायबल टू मेक। अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है। दिस इज हायर, दिस इज लोअर व्हेन द टीपीआर इज ग्रेटर देन 1। और अगर टीपीआर लेस देन 1 है तो प्रोडक्ट इज नॉट वायबल टू प्रोड्यूस। अब पेपर में वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी हम अपनी टीपीआर को कैसे बढ़ा लें, तो क्या बढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे नॉमिनेटर को बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को कम कर दो, अगर आपने अपनी टीपीआर को इंप्रूव करना है। कैसे? पहले नंबर पे सेल प्राइस को बढ़ा दें। जब आप सेल प्राइस बढ़ाएंगे, सेल प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकलता है ना। तो अगर आपने थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? सेल प्राइस को बढ़ा दें। लेकिन ये कई दफा वायबल नहीं होता कंपटीशन के अंदर। हम अपनी सेल प्राइस कंपटीशन के अंदर एक खास हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक प्राइस को बहुत बढ़ा देंगे ना, हम मोनोपोली तो है नहीं, हम तो कंपटीशन में काम कर रहे हैं, तो लिहाजा क्या होगा? वी विल लूज। सेकंड, चेंज द सप्लायर और टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। वो कहता है कि अगर आपने टीपीआर बढ़ानी है ना तो अपना कम कीमत वाला रॉ मटेरियल खरीद लो, सप्लायर चेंज करके देख लो, मटेरियल कॉस्ट कम आ जाएगी, या बल्क डिस्काउंट ले लो, मटेरियल कॉस्ट कम आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? टीपीआर बढ़ जाएगी। आपने कल सवाल पूछा था ना, डिस्काउंट वाला पूछा था ना, इसकी लॉजिक ये बन रही है कि अगर आप डिस्काउंट में लेकर आ रहे हैं, हाँ इसके दो इफेक्ट्स हैं। डिस्काउंट में चीज़ आप खरीदेंगे तो कम कॉस्ट तो करेगी, लेकिन आपको ज़्यादा खरीदना पड़ जाएगा, इन्वेंट्री।
तीसरा क्या है, रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्या मुराद है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को कम कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल कर लो, ओवरहेड्स को कंट्रोल कर लो। अगर ओवरहेड्स को कंट्रोल करें तो एबीसी अप्रोच बेहतर है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कैलकुलेट कैसे होती है ये टीपीआर। ये देखें, क्वेश्चन नंबर S3 है। सेल प्राइस दी हुई है आपको 25 की, मशीन आवर्स पर यूनिट 5 घंटे लगते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 15। तो सबसे पहले तो आप अपना थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकाल लें पर यूनिट, कितना आता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है, 25 माइनस 15, $10 का आता है। एग्रीड, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप निकालें थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉटलनेक, यही है, डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बॉटलनेक। यानी कि हम ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देख रहे हैं कि यार फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर व्हाट इज द इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है 10 का और हमारे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मशीन आवर्स। इसको 5 पे डिवाइड किया तो ये कितना निकलता है, $2 पर मशीन आवर। इसको हमने डिवाइड करना है फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, टोटल दी हुई है, फैक्ट्री कॉस्ट हमेशा टोटल में लग रही है, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में लगती है, ठीक है। तो दिस इज 50,000, टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, 1 लाख। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब है कि पर आवर फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, $0.5 पर आवर। दोनों ही आवरली बेसिस पे है। अब हमारे पास टीपीआर कितनी निकलेगी, 4, सिर्फ 4 निकलेगी, डॉलर में नहीं निकलेगी, ये 4 है। 4, इज इट मोर देन 1? यस, इट मीन्स के द प्रोडक्ट इज फीजिबल टू मेक। व्हाई इट इज फीजिबल टू मेक, बताएं। ये जो 4 है ये क्या बता रहा है, कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है? ये बता रहा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 4 गुना है फिक्स कॉस्ट से। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 4 गुना ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से, तो इसका मतलब है कि आप आराम से अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, आप प्रॉफिट में ही होंगे। जब टीपीआर रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी ना तो यू विल बी इन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेना कि भाई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो आप टीपीआर की बेस पे भी रैंकिंग करके देख सकते हैं। रैंकिंग हमेशा यही नहीं है कि आप थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आवर्स निकालें, आप इस टीपीआर को निकाल के भी रैंकिंग कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है जी हमारे पास S2 है, ये तो हमने पहले कर ली थी। ये वाली एग्जांपल आप खुद से अब कर सकते हैं S1 एज असाइनमेंट के तौर पे, और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो आज हमारा ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेजरली जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, आपको पता हो जी। मैं आज आपको ना इंशाल्लाह ताला, मुझे ये सैटरडे तक का टाइम दे दो जरा, मैं आपको ना इसके तो भेज दूंगा, अगले सारे को एक ही गो में भेज दूंगा। डिसीजन मेकिंग ले लें पिक्चर इसकी, मुझे आना भी नहीं चाहिए, दोबारा कर दूं, ठीक है, ऊपर करो। अच्छा वो वाली, अल्लाह होमवर्क वाली चाहिए आपको तस्वीर। एक मिनट ठहरो यार, ये मुझे प्रोजेक्टर ऑफ करना पड़ेगा, ये क्लास खत्म होती है ना, मैं भी आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। हो गई, ये आंसर चाहिए आपको, ये वाला सोल्यूशन जो है कर लिया। ये इसकी रीजनिंग पता चली है कि नहीं चली, कि हमें टीपीआर का फायदा क्या होता है, माफी क्या फायदा होता है? और आपको भी गला मेरी तरह बैठा हुआ है लगता है। हमें टीपीआर कैलकुलेट करने से ये पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं है टू मेक, विच प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मेक, इट इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हमें बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, किसकी, जो ये वाली है फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक, ठीक है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि भी हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले रिवीजन की थी। रिवीजन की ना आपके सामने आपको मिल जाएंगी, आपने ले लिया था रिवीजन का, बेसिक रिवीजन मैंने करवाई थी मार्जिनल कॉस्टिंग की और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो रिवीजन के वीडियो लेक्चर हैं, आप उसको ले लीजिएगा, मिस रिदा से कहिएगा आपसे शेयर कर लें। सेकेंड रिवीजन में हमने बात की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, साथ मैंने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताई थी, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, एबीसी कॉस्टिंग की थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेन एरिया ऑफ द सिलेबस। आपको इस सेक्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एमसीक्यूज और एमटीक्यूज बहुत सारे आ सकते हैं। एमटीक्यूज में पूरा वो एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन बना देता है 10 नंबर का। वो लॉन्ग सी सेक्शन में नहीं है, आपको पता है ना फॉर्मेट पेपर का क्या है। तो आपने एबीसी की लंबे क्वेश्चन की, जो जोला पब्लिशिंग वाला क्वेश्चन था, प्लीज उसको अब दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, जोला पब्लिशिंग का। लेकिन वो तब करना है जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे फ्रॉम द किट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कंप्लीट की थी, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद हमने लर्निंग कर्व थ्योरी की थी। लर्निंग कर्व थ्योरी मैंने आपको इधर इसलिए करवा दिया कि मेरा प्राइसिंग के टॉपिक में ना ये ना डिस्कस करना पड़े। इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग, जो अगला सेक्शन हमारा अगले वीक से कल से इंशाल्लाह शुरू होगा ना, उसमें हमारा एक टॉपिक है प्राइसिंग का, उसमें हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यानी कि जहां पे हमने 4 दिन लगाने थे वहां पे 2 दिन में इंशाल्लाह प्राइसिंग हो जाएगा, वो थ्योरी है ज़्यादा। उसके बाद छठा टॉपिक हमने किया है थ्रूपुट अकाउंटिंग का। थ्रूपुट अकाउंटिंग आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक्स अच्छी आती है, ठीक है। किसके नाम मैंने नोट्स में सारे लिखे हुए हैं, पुराने क्वेश्चंस के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको किट में से ना मिले ना, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, वो आपको पूरा पास पेपर मिल जाएगा। पास पेपर में ना आपको वो शुरू में पास क्वेश्चंस होते हैं और बाद में उसके आंसर्स होते हैं। जैसे ये भी मैंने खोला हुआ था ना, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, स्पेसिमेन एग्जाम है 2016 का, ठीक है। इसके नीचे ही आंसर्स होते हैं, टेबल भी दिए होते हैं, ये देखें ये टेबल वगैरह सारा कुछ। ये आपको मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है उसने कि यार हर क्वेश्चन की ना मार्किंग स्कीम क्या है। तो आप इनको भी, इसके पास पेपर मैं आपको सारे दे दूंगा, ठीक है, और इसकी लिस्ट भी दे दूंगा आपके लिए। क्वेश्चंस बहुत सारे खड़े हुए हैं, आप उसके बारे में फिक्र ना करें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। करना कब है ना, उसके लिए तरीका है, आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे करना है। इधर देखें, पीएम की प्रैक्टिस खोल लेता हूँ मैं। ये काम मैंने सारा उसको बच्ची को करवाया हुआ है। क्या बना उसका, कभी तक नहीं आया? यार उसके पास हो गए पेपर, पास हो गए पीएम, कितने आए? पीएम में उसके हैं 60 के करीब है, 60 हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन रिजल्ट पे डिपेंड करता है ना। ये देखें, ये सारे मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं, नजर आ रही है आपको शीट, ये उसी से मैंने काम करवाया सारा। मिल जाएगी आपको, ये इंशाल्लाह आपके लिए ही है। अब देखें, मुझे बताएं, एबीसी के अलहदा हुए हैं क्वेश्चंस, ये सारे आपको किट से भी कुछ नजर आ रहे होंगे। ये तो उसने उस डेट पे सॉल्व किए हुए हैं, ये पुरानी डेट पे उसने सॉल्व किए हुए हैं। A2 एग्जाम्पल है, ये नोट्स की एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी कराई हुई है। A3 भी है, ये बैकरली हिल, गैजेट, डफ, ब्रिक बाय ब्रिक। ऐप कबीर का मैंने आपको बताया था कि ये आपने बिल्कुल एंड पे करना है, अभी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चन A3 है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 है, आपकी किताब का देखें रेफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी करेंगे। डायरेक्ट कंपनी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बल्कि आप ट्राई कीजिएगा टारगेट कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी का खोल के देख लें जरा एक दफा, इसको एक दफा ओपन करें, डायरेक्ट कंपनी का क्वेश्चन इस दफा में कैपिटल की स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह नोट्स के साथ हम कर रहे हैं, जिस तरह में तो पुराने पेपर में जरूरत होती थी, उस टाइप की जरूरत नहीं होगी। देखें, इसके अंदर ना हमें काम बहुत ज्यादा करना है। पीएम का जो पेपर है ना, मैं कुछ किसी भी जगह पे ना लूप होल नहीं खोल छोड़ना चाह रहा आपकी तैयारी के हवाले से। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, स्किल लेवल पे हम रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं स्टडी हब को। हम ये कहते हैं कि भाई पहले नंबर पे ना आप सीक्वेंस इस तरह बनाओ, पहले नंबर पे आप नोट्स को अच्छे तरीके से देखो। फर्स्ट थिंग इज नोट्स, जो मैं आपको दूंगा, ये नोट्स हैं कंसाइज और शॉर्ट हैं। नोट्स पहले किए,
उसके बाद आपने चले जाना स्टडी हब के ऊपर, ठीक है। स्टडी हब को पढ़ना है, स्टडी हब की एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, उसके साथ साथ आपने करना है टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, ये लाजमी है, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना पड़ता है हमें। उसके बाद जो है 3rd नंबर पे आपने जो किट है वो आपने फॉलो करनी है, किट भी और स्टडी हब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी। लेकिन अब देखें, जैसे एक टॉपिक है, आपने एक इस तरह की ना चेकलिस्ट बना लेनी है। इधर देखो ज़रा, पहले नंबर पे यहाँ पे सीरियल नंबर दे देना 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने किया हुआ है, ये सीरियल नंबर आ गया, टॉपिक आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गए। आपने रेफरेंस देना है कि यार ये मैंने एग्जाम किट के क्वेश्चन कर लिए हैं, मैंने स्टडी हब से पढ़ लिया है। यहाँ पे एक कॉलम आप और ऐड कर लीजिएगा स्टडी हब का, उसके बाद एक कॉलम ऐड कर लीजिएगा आप अपनी टेक्स्ट बुक का, कि मैंने टारगेट कॉस्टिंग को क्या पढ़ लिया है स्टडी हब से और टेक्स्ट बुक से, क्या मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो किट के हैं वो कर लिए हैं, अगर नहीं हैं तो जो पुराने पास पेपर्स के क्वेश्चन है उसका भी मैंने आगे ये इसके अंदर रेफरेंस चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ओके। वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी ईयर के कौन सा क्वेश्चन उठाने हैं आपने, ओके। वो भी यहाँ पे आपको मौजूद होगा कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। काम हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे जो हमने करने हैं। ये आपको मैं ज़हनी तौर पे पहले ही तैयार कर रहा था कि पीएम में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, पीएम में भी और बाकी जो एरियाज़ हैं। अच्छा, मैंने खोला था ना आपका ये डेस्कटॉप पे था बहरहाल मैं आपसे ना पास पेपर्स शेयर कर दूंगा सारे के सारे। आपने काम करना है कि आपने सबसे पहले तो ना जो टॉपिक, ये अब डायरेक्ट कंपनी का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, अब आपने घर जाके ना जो क्वेश्चंस इसमें से नहीं हुए हुए ना वो आपने ट्राई करने हैं, लिख लें, रेफरेंस लिख लें इसका। एक DARASK है क्वेश्चन, ये आपका 235 होगा किट का, ठीक है, ये टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। थ्रूपुट अकाउंटिंग का एक कंपनी का BPP की किट का क्वेश्चन है 82 to 86, ये भी रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको साथ साथ। अगर आपने थ्रूपुट अकाउंटिंग पर प्रैक्टिस करनी है ना, BPP की किट है, नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूँ, किट है PM की, नहीं है तो आप जरा शेयर कर लें दोबारा। थ्रूपुट अकाउंटिंग का लर्निंग कर्व का मैंने आपको हेनरी कंपनी का क्वेश्चन करा दिया हुआ है। अब आपके सामने ना 3 क्वेश्चंस हैं, 235, 236 और 238, डायरेक्ट, हेलोइट और वॉल्ट, ये MTQs, ये आप देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उसने ये, लेकिन विद लर्निंग कर्व थ्योरी वगैरह कहीं ना कहीं आ रही होगी, इनको आपने ट्राई करके आना है, ओके। अगर नहीं हो सकता ये वीकेंड तक इन 3 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस करना है मंडे वाले दिन, नोट कर लिए जी टास्क, ओके। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना इसका थ्रूपुट अकाउंटिंग का, कौन सा हमने किया, ग्लैम का कर लिया, ये हो गया। ग्लैम का करने की जरूरत नहीं है, एक कंपनी का जरा टेस्ट चेक कर लेना और यैम कंपनी को कर लेना। देखो हर क्वेश्चन में आपको लिमिटेड आवर्स है, मैं हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करवा सकता, मैं 2-3 कर लूंगा, 2-3 आप करेंगे, तो इस तरह काम चलेगा, ओके जी। मोहसिन भाई नोट कर लिए जी। तो कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इसी की कॉन्टिन्यूटी है। आप देख रहे हैं ये कितने क्वेश्चंस मैंने उसको करवाए हुए हैं कुछ, वैसे इसके अंदर जो अनऑफिशियल लिस्ट है ना वो है आपकी 62 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको भेज देता हूँ फाइल, लेकिन ये फाइल में ना सारे क्वेश्चंस, ये देखें, ये पास पेपर्स हैं, मैंने इसको लड़की को भेजे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये पुराने पास पेपर्स हैं। यार लक होती है भाई, ये इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वो देखें ना, उसने जितनी भी प्रैक्टिस की हो, फाइनल डे पे क्या उसने परफॉर्म किया, दैट मैटर्स।
अब ये देखें, ये जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, ये आपको किट में नज़र नहीं आएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा जब एंड पे, तो आप इन पास पेपर्स को ट्राई कर सकते हैं। ये 2016 से पीछे के हैं और ये सारे मैंने टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जून 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके प्राइसिंग के आए हुए हैं, 2014 में आए हुए हैं। तो ये मैं एक काम करूंगा, आपको ना पूरी चेकलिस्ट जिसमें ये पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस हों, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, रेफरेंस दिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो आया था उस पेपर में। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेपर डाउनलोड करेंगे गूगल से पीडीएफ में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 उठा के आप जीरो बेस बजरिंग कर लेंगे। आपने एबीसी की प्रैक्टिस करनी है, जून 2015 का है, जून 2015 का क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने बैठ जाएंगे। इसी तरह ये सारे मिक्सअप हुए हैं, इसके अंदर ये सीक्वेंस नहीं है। अगर आपने इसको करना ना, सिर्फ आप कहते हैं मैं एबीसी के क्वेश्चन उठाऊं, तो यहाँ पे जून 2014 में भी आया हुआ है, जून 2015 में भी क्वेश्चन नंबर 1 था। आप कहते हो यार मैंने ना काम करना है जी, कौन सा है जी एरिया, टारगेट कॉस्टिंग का, टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए आसानी से ये सारा लिस्ट खुल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है इस पूरी लिस्ट में से। आगे चल के जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, अब मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि यार ये देखो, ये जून 2014 में ये आया था। आप अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना हमने काम करना है लेकिन हम टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं ना। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पहले हमने किट के कर लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग के पास पेपर कर लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या आ रहा है हमारा। और आपको स्टडी अप पे भी ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो है ना, उसने क्विजेस की फॉर्म में बना के डाले हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।